हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल। जैसे कि हम पिछली वीडियो में जो फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए थे उन्हें सभी को क्लियर कर चुके हैं। अब बारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, हम उन सबको क्लियर कर लेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को क्लियर कर लेंगे। तो अब हम 2013 की तो वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे 2014 से। जो 2014 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम क्लियर करना शुरू कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं 2014 की। ये फिलहाल जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन है, ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से है, ठीक है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं उसके भी अन्य के भी पेपर आपको मिलेंगे यहीं, और इसका भी मैं सोल्यूशन बहुत जल्दी ही करना शुरू कर दूँगा। चलिए देखिए, जो हमारे पास में इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है मरकरी एक द्रव्य धातु है क्यों, ठीक है। हमसे जो पहला का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है मरकरी एक द्रव्य धातु है क्यों। चलिए एक बार देख लेते हैं। जो मरकरी होता है इसमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, और इसमें अयुग्मित कक्षक जो होते हैं उनके बीच में पारस्परिक अतिव्यापन की संभावना नहीं होती है, जिस कारण जो मरकरी का गलनांक होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और यह साधारण ताप पर ही कैसा हो जाता है, द्रव अवस्था में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 है Fe3+ आयन Fe2+ आयन से अधिक स्थायी है क्यों, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं इस टाइप के, कि ये अधिक स्थायी क्यों है और ये कम स्थायी क्यों है, तो याद रखिएगा अधिक स्थायी वही होता है जिसके कक्षक या तो पूर्ण रूप से भरे हुए होंगे या फिर अर्धपूर्ण रूप से भरे हुए हों, या फिर उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो, जो उसका बाह्य कोश है उसमें, तब वह कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे Fe3+ की। तो जो हमारे पास में Fe3+ है, तो Fe3+ में जो आयन हमारा Fe3+ बनता है, इसमें जो डी कक्षक होता है इसका वो अर्धपूर्ण रूप से भर जाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे Fe2+ की, तो इसमें जो इसका डी कक्षक होता है वो अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक में कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी संरचना। देखिए Fe3+ आयन जो है वो किस टाइप से है। Fe3+ आयन और Fe2+ आयन से अधिक स्थायी है क्योंकि Fe3+ आयन में उपस्थित डी कक्षक अर्धपूर्ण रूप से भरा है, जबकि जो Fe2+ आयन है, ठीक है, उसके बाह्य डी कक्षक अर्ध या पूर्ण रूप से नहीं भरा है। जिन परमाणु में उपस्थित सभी कक्षक अर्ध या पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे अधिक स्थायी होते हैं। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से है और Fe2+ का इस टाइप से। तो यहाँ देखिएगा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह कितने सकते हैं, 10, और इस बार डी में कितने हैं, 5। तो ये हाफ है और ये हाफ नहीं है, तो ये अधिक स्थायी होगा और ये कम होगा, ठीक है। ये कम होगा और जो ये पहले वाला है ये कैसा होगा, इसका अधिक होगा। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन हमें क्या मिला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमें मिला हुआ है ZrHF NBTA और MOW की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। तो इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होने के कारण केवल एक ही है, वो होता है लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है। लेंथेनाइड या एक्टिनाइड संकुचन हम पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ केवल हमें इसका जवाब देना है। चलिए अगर आप बात करेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन की, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं इसमें लेंथेनाइड संकुचन की, तो जो परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं वे आते हैं इसके अंतर्गत, और ये जितने भी तत्व हैं सब लेंथेनाइड होते हैं और एक ही वर्ग में रखे हुए हैं, एक ही आवर्त में हैं। तो यहाँ क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो लगातार बढ़ता है पर कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती है, जिस कारण नाभिकीय आवेश बल लगातार बढ़ता चला जाता है, जबकि इनकी जो कक्षाओं का आकार है वो इतना अधिक नहीं बढ़ता है, जिस कारण परमाणु के आकार में कैसी हो जाती है, थोड़ी सी कमी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण इन सभी तत्वों की परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, समान होती है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्वेश्चन हमारे पास में निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। अब IUPAC नाम लिखने आपको कुछ तो आते होंगे, कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए बात करेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन की। तो जो हमें पहला मिला हुआ है इसका कैसे लिखेंगे,
ये देखिएगा, ये जो ब्रैकेट हमें मिला हुआ है बाद में मिला हुआ है, इसका मतलब जो बाद में मिलता है वो ऋणात्मक होता है, जो शुरू में मिलता है वो धनात्मक होता है। पहले धनात्मक का ही नाम लिखा जाता है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, सोडियम का लिखेंगे, ठीक है, अन्य का लिखेंगे, तो अन्य का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ सोडियम आ जाएगा। फिर इसके बाद में AuCN का होल ट्वाइस है, तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, डाई। CN के लिए क्या आ जाएगा, साइनाइडो। और ये जो हमारे पास में है Au, ये गोल्ड है, तो इसका नाम हम लिख देंगे आयुरेट, ठीक है, आयुरेट, ठीक है। बात करेंगे इस वाले की, तो यहाँ देखिएगा इसमें जो ब्रैकेट है ये पहले आया हुआ है, और जो बाद में जो बचा हुआ परमाणु या मोल जो हमारे पास में इसमें अणु है वो बाद में आया हुआ, तो जो बाद का है वो माइनस का होगा, और जो प्रारंभ का होगा वो कैसा होगा, प्लस का। इसका नाम लिखने का तरीका वही है, पहले लिगेंडों का नाम लिखेंगे, उसके बाद में केंद्रीय धातु का, और यहाँ ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था और दिखानी हमें पड़ेगी, वो होती है 1, ठीक है। तो फर्स्ट लिख देंगे इस टाइप से। आंसर में मिल जाएगी अभी आपको। जब इसका नाम लिखेंगे तो कितने हैं, 4 हैं, 4 के लिए टेट्रा, NH3 के लिए एमीन, और Cl के लिए क्लोराइडो, NO2 के लिए नाइट्राइटो, और इसके बाद में CO के लिए कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था, और बाहर क्या जाएगा इसमें, नाइट्रेट। देखिएगा इसके नाम कुछ इसी प्रकार से होंगे, टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्रो, या नाइट्राइटो भी बोल सकते थे इसे, कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था, और बाद में नाइट्रेट। याद रखिएगा, बाद के नाम के पीछे डाइट्राई नहीं लगाते हैं, शुरू वाले के भी नहीं लगाएंगे, जो भी ब्रैकेट से बाहर होगा उसके नाम के साथ में डाइट्राई, टेट्रा का आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल जो ब्रैकेट के अंदर है उनके लिए ही करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना कीजिए। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना किस प्रकार से की जाती है, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस में होता है लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले धातु का, अब हम पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे पास में पहला एग्जाम्पल था इसे। तो हमने देखा इसमें जो का प्रभावी परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, केंद्रीय धातु आयन कौन है, CO, तो CO का परमाणु क्रमांक माइनस जो आयन हमें मिला हुआ है इसमें CO की ऑक्सीकरण अवस्था, प्लस NO2 माइनस लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो CO का परमाणु क्रमांक होता है 27 होता है, ऑक्सीकरण अवस्था इसमें 3 है, कितने लिगैंड हैं 6, एक ने कितने दिए हैं 2, तो 6 ने कितने दिए हैं 12, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36, क्रिप्टन के बराबर यहाँ निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो पॉइंट हमें 2 मिला हुआ था, ये किस टाइप का था, Fe माइनस का प्रभावी परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात करना है। तो Fe का परमाणु क्रमांक, फिर जो हमें आयन मिला हुआ है इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, और माइनस Cl लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा, क्योंकि Fe का परमाणु क्रमांक 26 होगा, यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था निकाल देंगे तो 3 होगी, और कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं 6, तो 6 लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 देंगे, क्यों, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगैंड है, एक दंती लिगैंड है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है उदाहरण सहित निस्तापन को समझाइए। तो निस्तापन वह क्रिया होती है जिसे वात्य भट्टी में कराया जाता है और वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। जो हमारे पास में सांद्रित अयस्क होता है उसे वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की जो क्रिया होती है उसे हम बोल देते हैं निस्तापन। याद रखिएगा, जो पदार्थ हमने लिया है, जो सांद्रित अयस्क हमने लिया है, वो गलना नहीं चाहिए, ठीक है, उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, निस्तापन। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। सेम डेफिनेशन ऐसी है। और यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है किसका, मैग्नेसाइट का, MgCO3 का, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और ये टूट जाता है काय में, MgO में, मैग्नीशियम में, या मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल भी है, क्योंकि उदाहरण सहित समझाना था ना, इस वजह से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में प्रोटिक या एप्रोटिक विलायक से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं 2013 के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वह है हमारा सीरियम अमोनियम सल्फेट के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये हमारा 2 ही नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ हमें बनाना है सीरियम अमोनियम सल्फेट, Ca का होल ट्वाइस, SO4 का
देखिए सीरियम सल्फेट का फॉर्मूला अलग होता है CeSO4 का होल ट्वाइस जो .NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये तो हमारा अमोनियम सल्फेट हो गया है और ये हमारा क्या है सीरियम सल्फेट। तो सीरिक अमोनियम सल्फेट एक साथ जुड़ा हुआ है और साथ में है जल के दोनों भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या काम करेंगे, सीरिक सल्फेट लेंगे और इसके साथ में उचित मात्रा में अमोनियम सल्फेट लेंगे, जल डाल देंगे और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सीरिक अमोनियम सल्फेट। इसकी थ्योरी में भी हमने कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि सीरिक अमोनियम सल्फेट के तनु सल्फ्यूरिकीय विलयन की क्रिया अमोनियम सल्फेट से कराने पर सीरिक अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। उपरोक्त क्रिया में H2SO4 जल अपघटन क्रिया को रोकता है ताकि इनका जल अपघटन ना हो, जल केवल इनके साथ में जुड़ जाए। यहाँ H2SO4 का और कोई यूज नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अब हमसे पूछा हुआ है कि समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता क्यों नहीं पाई जाती है। इसका कारण ये होता है कि जो समतल वर्गाकार जटिल यौगिक होते हैं इनमें जो लिगैंड होते हैं वे केंद्रीय धातु आयन से एक समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर। समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों में सभी लिगैंड तथा केंद्रीय परमाणु धातु आयन एक ही तल में उपस्थित होते हैं, अर्थात इनमें सममित तल या अक्ष पाया जाता है। सममित मतलब समान तल वाले पाया जाता है। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में सममित तल या अक्ष नहीं पाया जाना, अर्थात लिगैंड तथा केंद्रीय धातु भिन्न भिन्न अक्षों में पाए जाने चाहिए, एक अक्ष में नहीं होने चाहिए। मगर यहाँ ये क्या कैसे होते हैं, एक ही अक्ष में उपस्थित होते हैं। समतल वर्गाकार यौगिकों में ऐसा नहीं होता है, अर्थात केंद्रीय परमाणु तथा लिगैंड भिन्न भिन्न अक्ष में नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आप इसे तो समझ रहे होंगे, समतल वर्गाकार अर्थात वर्ग के आकार के होते हैं ये, और तल कैसा होता है इनका एक। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन का तल, वो आपको एक जैसा ही तल दिखाई दे रहा है, तो ये कहते हैं कि एक ही तल में होते हैं और एक तल में होने नहीं चाहिए, जिस कारण ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है K2Cr2O7 में Cr की तथा KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है तो जब हम K2Cr2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे तो निकल के आएगी +6 और KMnO4 में निकाल देंगे तो इसमें निकल के आएगी +K7। चलिए देखिए किस टाइप से निकलेगी। इसमें Mn की निकलनी है, इसमें Cr की निकलनी है। तो पहले हम देख लेते हैं Cr की। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है उसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लिखेंगे कुछ इस टाइप से, 2 गुना K की ऑक्सीकरण संख्या, 2 गुना Cr की ऑक्सीकरण संख्या, 7 गुना O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमने कितनी मान रखी है, x, और O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। तो हम इस टाइप से इसे शुरू करेंगे, गुना करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2x और 7 × 2 = 14। इस टाइप से निकल के आ जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा हमारा, ये 2x, ये इसमें से घट जाएगा, 12 आ जाएगा = 0। इसे इधर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 2x = 12। अब हम क्या काम करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो यहाँ K2Cr2O7 में Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, +6 है। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो जिसका सेकंड पॉइंट है उसे भी कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास में इसका है Mn का। तो सेम इसी प्रकार से होगा, हमें किस में निकालनी है, ये निकालनी है हमें KMnO4 में। ये है हमारे पास में KMnO4। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे K की ऑक्सीकरण संख्या, फिर Mn की ऑक्सीकरण संख्या, 4 गुना O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो K की ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमने x मान रखी है, O की ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0। तो यहाँ निकल के बाद में कितनी आ जाएगी, +7। इसका मतलब ये है कि KMnO4 में जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, +7 है। ठीक है, ये सेट हमारा यही फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसकी दूसरे सेट की भी वीडियो मिलेगी, 2015 की, 2016 की, अगले सेट की भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।